वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पेपर नंबर 1 का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन है मैडम, ठीक है, और बहुत ही डिटेल में समझाएंगे और सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से कराएंगे मैडम, ठीक है। और बड़ा मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को कराऊँ वो सारी चीज़ें बड़ा आपकी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपके काम आने वाला है और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से सीखते रहना, समझते रहना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। बड़ा एग्जाम में आपको क्या बोला है कि भाई एग्जाम में बोलेगा कि भाई कोई भी 7 प्रश्न करो। बड़ा क्या बोलेगा, कोई भी 7 प्रश्न करो और आपका जो क्वेश्चन होगा वो 31 से लेकर 39 तक के क्वेश्चंस आपको दिए होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होने वाला है। तो सेक्शन सी में बड़ा डिफरेंट सवाल होते हैं और सारे सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ों को मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिसमें बड़ा मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 31वां, वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक और औसत मासिक वेतन दिया गया है। यानी आपको 2 चीजें दिया गया है, एक दिया है औसत मासिक वेतन, दूसरा जीवन निर्वाह का सूचकांक दिया गया है। तो बड़ा जब भी एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को दिया गया हो तो आपको सॉल्व करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, टेबल बनाना। जैसे वर्ष दिया है तो वर्ष का पूरा लिख देना है, मासिक वेतन भी आपको दिया ये भी लिख देना है, जीवन निर्वाह का सूचकांक ये भी लिखना है। और सवाल में बोला है कि सर वास्तविक वेतन निकालो। क्या निकालो बड़ा, वास्तविक वेतन, यानी वेतन फाइंड करना है। तो ये रहा बड़ा वास्तविक वेतन। बड़ा इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या लिखोगे बड़ा, अगर आपसे पूछे वास्तविक वेतन का सूत्र क्या है तो क्या लिखोगे, औसत मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह का सूचकांक। इस तरीके से आपको क्या करना है, सूत्र लिख देना है। क्या लिखोगे, वास्तविक वेतन बराबर मासिक औसत वेतन, उसके नीचे आपको लिखना है जीवन निर्वाह का सूचकांक। बड़ा मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, तो आप लिख देना कि मासिक औसत वेतन और जीवन निर्वाह का सूचकांक, ठीक है। तो किस तरीके से सोल्व करोगे, तो एक एक चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखो बड़ा, वास्तविक वेतन निकालने के लिए बड़ा सबसे पहले आपके पास मासिक वेतन होना चाहिए। तो मासिक वेतन कितना दिया है, 36,000, तो 36,000 लिखा और उसके बटे में क्या लिखना है बड़ा आपको, 120, और गुणे हमेशा क्या करना है, 100 करना है, ये कंपलसरी, गुणे 100, ये क्योंकि सूत्र में है, ठीक है। सूत्र में बता दे रहा हूँ भाई, बाद में भूल जाओगे। तो क्या लिखोगे, औसत मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च, गुणे में क्या आएगा, 100, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो 36,000 गुणे 100 करोगे भागे 120 करोगे तो आपको मिलेगा 30,000 मिलेगा। पहला आंसर क्लियर हुआ। दूसरा भी ऐसे निकालोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, 40,000, ठीक है, फिर बटे में लिखोगे 150, फिर गुणे में करोगे 100। तो 40,000 गुणे 100 भागे 150 करो तो आपको मिलेगा 26,600.67, ठीक है बड़ा क्लियर। फिर तीसरा 2022 का किसी निकालोगे तो 52,000 बटे में 130 गुणे में 100 तो कितना आएगा, 40,000 आएगा। तीसरा 2023 का किसी निकालोगे तो 56,000 बटे में 160 गुणे में 100, यानी कितना आएगा, 35,000 आएगा। बस इतना करते ही बड़ा आपके 3 मार्क्स क्या हो जाएंगे बड़ा, एकदम सॉरी 2 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे बड़ा, 2 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, 2 मार्क आपके एकदम अच्छे से मिल जाएंगे। और कभी भी वास्तविक वेतन का सूत्र निकालना है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, एकदम इजी, एकदम आसान है बेटा। अगर आप सॉल्व करोगे तो इजीली आप लोगों को सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। बट आपको प्रॉब्लम ये है कि मेहनत करना है। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सारे सवाल आ ही जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 32 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है इसे भी समझ लेते हैं बेटा। यदि 2 चल x और y के बीच का सहसंबंधांक
सहसंबंध मतलब आर की कीमत आपको 0.8 दिया है, तो नीचे दिए गए कीमत की वैल्यू फाइंड करो। पहला क्वेश्चन लिखा है कि आर एक्स और माइनस वाई, दूसरा आर माइनस माइनस। तो ऐसे कंडीशन में एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज समझाने जा रहा हूँ बेटा। अगर आर लिखा है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई लिखा है, अगर इसमें से किसी एक के आगे अगर माइनस लगाए तो याद रखना आपका जो भी आंसर होगा, आर की जो भी कीमत होगी, मान लो 0.8 दिया है, तो वो आंसर ये माइनस में, यहाँ पर ये माइनस में, तो इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा, माइनस में होगा। एक चीज का ध्यान रखना। दूसरा मान लेना, अगर मान लो एक्स और वाई लिखा, अगर ये माइनस तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस में आएगा। इसमें खाली इतना ही करना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोल सर बहुत हार्ड सवाल नहीं आता, बेटा कुछ भी देखना नहीं बेटा। एक्स और वाई में से किसी एक में आंसर माइनस, तो उत्तर भी क्या आएगा, माइनस में। अगर मान लो दोनों आंसर माइनस, तो उत्तर किस में आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो कर पाओगे, चलिए सोल्व करते बेटा। तो यहाँ पर शुरुआत करते बेटा आंसर के सहसंबंध का गुणधर्म के अनुसार आर एक्स बराबर कितना दिया है आपको, 0.8, यानी ये जो सहसंबंधांक आर की कीमत कितना दिया है, 0.8, यानी ये किसकी कीमत है, 0.8 की कीमत है। तो बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई, पहला क्वेश्चन बोला है कि सर एक्स और वाई, तो एक्स और वाई अगर ये माइनस में है तो आर की कीमत क्या हो जाएगी, माइनस में, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 0.8, माइनस का यहाँ पर क्या है बेटा, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, यानी अब यहाँ पर ध्यान से सुनो बेटा, यानी कि अगर एक्स और वाई माइनस, तो यानी आर की कीमत भी क्या होगा, माइनस, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो 0.8 माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 0.8 आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर, पहले वाले का आंसर क्लियर। दूसरा बेटा, अगर एक्स और वाई दोनों माइनस में होगा तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 0.8 प्लस का आएगा। अब आई होप क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट। बस इसी तरीके से आपको सिर्फ लिखना था, बस लिखने का टेक्निक देखो, आपको पता है बेटा, आपको पता है एक प्लस है और एक माइनस है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। और अगर एक माइनस दूसरा प्लस में, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। और अगर दोनों माइनस में, तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। ये चीज ध्यान रखना। और अगर मान लो दोनों प्लस में हो तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। अगर ये नियम पता है बेटा, तो बड़ा आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। टेक्निक याद रखना बेटा, जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 करते बेटा, उसे भी सोल्व करते हैं। तो 33 क्या लिखा है, यदि x बराबर 30 दिया हो, y बराबर 20 दिया हो और b की वैल्यू दिया है आपको 0.5, तो x और y के प्रति नियत संबंध रेखा का अंताखंड ज्ञात करो। सबसे पहले बच्चे को यही नहीं पता होता है सर अंताखंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अंताखंड का मतलब क्या होता है बेटा, अंताखंड का मतलब होता है बेटा ए, क्या होता है, ए। और बेटा आपको पता होना चाहिए नियत संबंध रेखा में ए कैसे फाइंड किया जाता है, तो ए निकालने का सूत्र है ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार होता है। आपको वाई बार की वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है, 20 दिया है, माइनस बी की वैल्यू भी दिया है 0.5, एक्स बार की वैल्यू भी दिया है 30। और बड़ा इन दोनों को जब गुणा करोगे कितना आएगा भाई साहब, 15, और 20 में से 15 गए कितना बचेगा, 5, यानी ए बराबर कितना आ गया भाई साहब आपका 5। फिर आपको लिखना है y के x के प्रति नियत संबंध रेखा, यहाँ पर लिखेंगे तो इसका सूत्र ये होता है बड़ा, y के बराबर a प्लस बी एक्स। तो a की जगह पे लिखेंगे 5 और b की जगह पे 0.5 और x की जगह पे x। तो बड़ा आपका जो फाइनल आंसर होगा ये रहा, तो यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो इतना बड़ा अगर बोलते ना कॉन्सेप्ट क्लियर है बड़ा, तो आपका सारी चीजें आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बड़ा। आप लोगों को पता होना चाहिए, बस लिखने का टेक्निक पता होना चाहिए, बाकी आप सारे सवालों को इजीली डिफाइंड कर सकते हो। बताओ बेटा, मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूँ क्या ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या सारी चीजें समझ में आ रहा है, मैं जो समझाता हूँ क्या वो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो फटाफट एक प्यार भरा बड़ा लाइक करो, कमेंट भी कर दो कि हाँ जी सर आप लोग जो भी चीज़ें समझाते हो वो इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इससे बड़ा एक अलग तरीके की एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन जागता है, जिससे मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला पा रहा हूँ। और इसी तरीके से मैं ट्राई करूँगा, जितना भी कोशिश करूँ, जितना भी मुझसे हो सकेगा, मैं डेफिनेटली आपके एग्जाम से पहले हर चीज़ें को
मैं देने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपके लिए ही काम, मेरा सब कुछ चालू है बेटा, और काम चलते रहेगा और जब तक आपकी एग्जाम अच्छे से निकल ना जाए। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करते रहूंगा, टेंशन मत लेना। आप लोगों के लिए सारे कंटेंट अभी रेडी हो रहे हैं और धीरे धीरे करके सारे कंटेंट इसी तरीके से आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखा है, सामायिक श्रेणी के घटकों के नाम बताइए बेटा। सामायिक श्रेणी के घटकों के नाम, तो देखिए चलिए मैं बता देता हूँ बेटा इसका उत्तर। क्या लिखा है, सामायिक श्रेणी के घटक वैसे मुख्य कितने घटक है बेटा, 4 घटक। नंबर 1 पहला है दीर्घकालीन घटक, मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, यानी दीर्घकालीन मतलब लंबे समय, तो दीर्घकालीन घटक पहला। दूसरा मौसमी घटक, तीसरा चक्रीय घटक, चौथा अनियमित घटक। बड़ा इजीली याद हो जाएगा आपको। 4 घटक बोला है भाई, सामायिक श्रेणी के कितने घटक होते हैं, 4। सर नाम बता दीजिए, दीर्घकालीन, मौसमी, चक्रीय, अनियमित। पहला क्या है, दीर्घकालीन, दूसरा क्या है, मौसमी, तीसरा क्या है, चक्रीय, चौथा क्या है, अनियमित घटक। बोलो बेटा याद हो जाएगा, पक्का, बिल्कुल याद हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा। अब बेटा इसमें से कोई भी 7 करना तो चाहो तो बेटा आप पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 नहीं करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको करना है तो भी मैं करवा दूंगा, नहीं करना है तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि 2 समतल सिक्के को उछाला जाए, 2 समतल सिक्के को उछाला जाए, क्या बोला, एक कांटा और एक छाप मिले, उसकी प्रायिकता। तो अगर 2 समतल सिक्के को उछालोगे, सिक्के को उछालोगे, तो 2 समतल सिक्के उछालो तो 4 परिणाम मिलेंगे, यानी कि 2 को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो 4 परिणाम। कैसे लिखेंगे, टेक्निक बता रहा हूँ। 2 का आधा क्या होता है बेटा, 2, 4 का आधा 2 का, यानी कि 2 बार टी, 2 बार हेड, फिर 2 का आधा कितना, 1, तो 1 बार हेड टेल, हेड टेल। ये आपका 4 परिणाम मिल गया बेटा, ठीक है। इस तरीके से लिखना। देखो आगे क्या बोला है कि एक बार छाप मिले और एक बार कांटा मिले, ऐसे कितने परिणाम। तो एक बार छाप मिल रहा है और एक बार कांटा, एक बार छाप मिल रहा है, एक बार कांटा, तो कितने परिणाम मिल रहे हैं, 2। तो 2/4, यानी कट करेंगे तो 1/2, यानी राइट आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, कम से कम एक छाप मिले उसकी संभावना। तो यहाँ पर देखो कम से कम एक छाप मिले उसकी संभावना, तो कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा चलेगा। तो देखो 1, ये 2 और ये 3, यानी एक बार तो मिल रहा है और यहाँ पर एक से ज्यादा मिल रहा है तो भी चलेगा। तो इसमें टोटल कितने मिलेंगे, 3/4, यानी राइट आंसर कितना होगा, 3/4 हो गया। बस सिंपल एकदम इजी सवाल था बड़ा, कोई जात का टेंशन लेने का नहीं, आना चाहिए, बस प्रैक्टिस करना है भाई। बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीजें नहीं आती भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कहता हूँ हर बार क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसके लिए बड़ा मैं गारंटी लेता हूँ बड़ा, 110% गारंटी, हर बार पेपर में आता है। इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को एकदम अच्छे से माइंड में फिट करके चले जाओ, गारंटी 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 गारंटी। हर बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे आप सभी को एकदम अच्छे से करके जाना है, ठीक है, एकदम अच्छे से करके जाना है तो ही आपका काम होगा। चलिए बड़ा बोला है द्विपदी वितरण के कोई भी 4 गुणधर्म, तो मैं 4 गुणधर्म समझा देता हूँ बड़ा। चलिए पहला है कि द्विपदी वितरण कैसा है, असतत वितरण है, पहला पॉइंट क्लियर कि सर द्विपदी वितरण कैसा है, असतत वितरण है। दूसरा सर द्विपदी वितरण का अगर प्राचल की बात करें तो N और P शॉर्ट में। आगे अगर माध्य बोले, माध्य को बोलते हैं NP, जो बर्नौली प्रयत्न से प्राप्त सफलता का औसत को अपेक्षित तय संख्या है वो निर्देशांक करता है। और द्विपदी वितरण का जो विचरण होता है, विचरण को बोलते हैं NPQ और प्रमाप विचरण को बोलते हैं अंडर रूट में NPQ। विचरण बोले तो NPQ और प्रमाप विचलन बोले तो अंडर रूट में NPQ है। बस ये 4 कोई भी लिख देने का इजीली आपको याद हो जाएगा। सर द्विपदी वितरण असतत वितरण है, इसके प्राचल N और P है, माध्य NP है जो बर्नौली प्रयत्न की सफलता का औसत होता है, और इस वितरण में विचरण होता है बड़ा NPQ, प्रमाप विचलन होता है अंडर रूट में NPQ, ठीक है, ठीक है।
आगे बात करते बड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसे भी हम लोग सीखेंगे एकदम इजीली और अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते बड़ा। 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है कि n 16 और 0.5 का अंतराल और मानांक स्वरूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, मानांक स्वरूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो बड़ा आंसर आपके सामने लिखा है, बट सोल्व कैसे करना है वो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बड़ा सबसे पहले बड़ा आप किस स्वरूप में लिखा गया बड़ा, ये लिखा है किस स्वरूप में लिखा है बड़ा, ये लिखा है सामीप्य स्वरूप में, सामीप्य स्वरूप, यानी इसका फॉर्मूला होता है ए और डेल्टा होता है। तो यानी ए बराबर क्या होगा बड़ा, ए बराबर हो जाएगा आपका 16, डेल्टा बराबर हो जाएगा 0.5। तो पहले बोला है बड़ा सिंपल सी बात, पहले लिखते थे मानांक स्वरूप बोला, तो मानांक स्वरूप निकालेंगे, मानांक स्वरूप। तो मानांक स्वरूप का फॉर्मूला होता है ए प्लस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो एक्स की जगह पे एक्स, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 16, लेस देन डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब 5, 0.5। ये मानांक हो गया। अब क्या निकालना है, अंतराल स्वरूप। अंतराल स्वरूप, अंतराल स्वरूप का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो ए कितना दिया है 16, माइनस डेल्टा कितना दिया है 0.5, ए दिया है 16 प्लस डेल्टा कितना दिया है 0.5। 16 में से बड़ा 5 माइनस करोगे कितना आएगा 15 पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा 15.5 और 16 में 5 जोड़ोगे तो 16 पॉइंट कितना आएगा 5। यही क्या होगा हमारा अंतराल स्वरूप, और ये हो जाएगा हमारा मानांक स्वरूप। यही तो हमें क्या याद करना था। देखो कितना इजी है, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बस फॉर्मूला पता है बेटा तो इजीली आप सारे सवालों को इजीली डिफाइंड कर सकते हो और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आई होप, आशा करते हो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे बेटा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन बेटा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का टेक्निक क्या है उसे भी समझा देते बेटा। यहाँ पर गलत दिया बेटा, यहाँ पर आएगा ए। ठीक है, चलिए बेटा सबसे पहले ये सब सोल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला के बारे में समझना है। ये फॉर्मूला आपको क्या है बेटा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स माइनस ए माइनस एन, एक्स माइनस ए। तो इससे तो सोल्व करने के लिए पहले क्या करना है बेटा, एक्स यहाँ पर ले, यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर भी, मतलब ये चीज़ें 3 बार होना चाहिए, और ए भी कितनी बार होना चाहिए 3 बार, 1 2 एंड 3। तो इसको फॉर्मूला किसे बनेगा, पहले क्या पावर में क्या लिखा है एन, तो एन आ गया, फिर ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस क्या करना है एन करना है, यही आपका फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, तो ये चलो क्लियर होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए माइनस का 2 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा, तो ध्यान देना, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 2 लिखा बेटा, एक्स की पावर 7 माइनस, पहले क्या लिखना है माइनस लिखो, यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस का 2 की पावर 7, जितना पावर यहाँ पर है उतना ही पावर यहाँ पर भी होना चाहिए। फिर माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2। अब देखो बेटा एक्स एक्स 3 बार हो गया, और माइनस का 2 2 कितना होगा 3 बार हो जाएगा। बस अब पावर में क्या है 7 लिखेंगे, फिर माइनस का 2 माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा, 7 का 7 माइनस का 2, 7 में से एक गया 6, तो 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो 64 आएगा, और 64 का गुणा 7 में करोगे तो 400 कितना आएगा 48 आ जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्या हो गया एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, y फलन y बराबर 12 प्लस 4x माइनस 7 का स्क्वायर x बराबर 2 के समक्ष घटता है या बढ़ता है वो निश्चित करके बताना है। चलिए बड़ा ऐसे क्वेश्चन होगा तो सिंपल सी बात है, पहले y बराबर 12 प्लस 4x माइनस 7x की पावर 2, क्या बोला है x बराबर 2 के समक्ष। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालने का, तो dy अपोन में dx, तो 12 यानी कोई संख्या हो तो क्या आएगा 0 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 4 एक कम 4x का हो जाएगा 0, इस 7 का गुणा 2 में करो तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x,
यानी क्या आएगा 4 माइनस 14x। तो यहाँ पर dy अपोन में क्या आएगा dx। फुल क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, इस यहाँ तो हो जाए बेटा, तो x बराबर क्या रखना है आपको 2 रखना है, x बराबर 2 लेने पर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, x की जगह पे क्या करेंगे 2, यानी 4 का 4 माइनस 14 x की जगह पे लिखेंगे 2। तो 4 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। अब 28 में से 4 गया कितना बचेगा माइनस का 24। और अगर उत्तर माइनस में आए तो क्या लिखोगे लेस देन 0, यानी कि अगर उत्तर हमारा माइनस में आए तो इसका मतलब फलन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। फलन क्या हो रहा है, फलन क्या हो रहा है बेटा, फलन क्या हो रहा है, फलन क्या हो रहा है, फलन क्या हो रहा है बड़ा, बढ़ता नहीं घटता आएगा। अगर माइनस में उत्तर आए तो फलन क्या हो रहा है घटता है। ठीक है, अगर प्लस में आए तो बढ़ता है, अगर उत्तर प्लस में आता तो बढ़ता, उत्तर माइनस में आ रहा है इसलिए क्या आएगा घटता है। इस तरीके से बड़ा आपको ये चीज़ें याद रखना। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो सो प्लीज़ बड़ा आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्या करूँगा क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई भी तकलीफ होता है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग बिंदास होकर के मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। अगर बात करूँ 39 वाला क्वेश्चन जो है बड़ा, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था बड़ा। ठीक है, और अगर बात करूँ 38 नंबर का क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये भी बड़ा मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अगर 37 की बात करूं तो ये बड़ा बोर्ड के अंदर 2 बार पूछा गया है भाई सर, एक बार मार्च 25 में पूछा गया है, एक बार बड़ा मई 2021 में पूछा गया है, यानी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। अब बड़ा ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो भाई मार्च 25 में भी पूछा गया है, मार्च 24 में भी पूछा गया है, और 22 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, और जून 2025 में भी पूछा गया है, और जून 24 में भी पूछा गया है, और जुलाई 2019 में पूछा गया है, और उसके बाद बात करूँ 2018 में पूछा गया है बड़ा। तो आप सोच सकते हो बड़ा कितनी बार बोर्ड में पूछा गया है। तो 2026 में इसकी आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। तो सो प्लीज़ मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, यही रिकमेंड करूँगा, ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा, इसको रट के जाना, कन्फर्म कन्फर्म कन्फर्म। ठीक है, आगे बात करता हूँ बड़ा। अब बड़ा ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा 35 वाला, ये भी बोर्ड में पूछा गया है बड़ा, ये मार्च 2025 में पूछा गया है और मार्च 2022 में पूछा गया है। अगर बात करूँ 34वां बड़ा, ये आपको बड़ा M 2025 यानी कि 2025 में आया है। अब बड़ा 33वां जो क्वेश्चन है बड़ा, ये भी आपका मार्च 2025 में पूछा गया है। ठीक है, और बड़ा अगर बात करूँ 32वां बड़ा, 32वां भी बड़ा आपका क्या हुआ मार्च 2025 में पूछा गया है। और अगर बात करूँ बड़ा 31वां जो क्वेश्चन है बड़ा, ये भी आपका मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बड़ा मैंने आपको ये भी बता दिया कब कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और बड़ा याद रखना ये 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को बड़ा आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को जो चीज़ें कह रहा हूँ कि फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस करना और इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो चैप्टर, तो प्लीज़ जाके पहले बड़ा मैंने जो वीडियो बनाया है उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कॉन्सेप्ट देखिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद बड़ा पेपर को सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, तभी आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट 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 और बार बार क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहो, बार बार क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहो। देखो एक ही चीज़ को अगर तुम बार बार रिवाइज करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम पूरी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जो भी पढ़ो उसको बार बार रिवाइज करो बस, और कुछ नहीं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।